नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मरु महोत्सव का 13 फरवरी से आगाज होगा और ये महोत्सव 16 फरवरी तक 4 दिन तक चलेगा। मरु महोत्सव में स्वर्ण नगरी स्वच्छ एवं साफ सुथरी बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन नगर परिषद के तत्वावधान में केपीएस के सहयोग से सघन सफाई अभियान चलाया जाकर श्रमदान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं नगर परिषद सभापति हरि वल्लभ कल्ला के नेतृत्व में अभियान दल ने अपने हाथों से झाड़ू निकालकर सफाई की। लोगों को संदेश दिया कि वे अपने शहर को हमेशा स्वच्छ, साफ एवं सुंदर बनाए रखें। इस दौरान शहर वासियों और दुकानदारों को पीले चावल का वितरण कर उन्हें मरु महोत्सव के कार्यक्रमों में आने का न्योता दिया गया। मरु महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक भी था। इससे न केवल हमने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, बल्कि उन स्थानों को साफ करने का कार्य भी किया है। सफाई के अलावा हमने पीले चावल के माध्यम से सभी लोगों को हमने वितरित किया और उनको निमंत्रण दिया है कि उनका घर का कार्यक्रम है, ये घर का लोक उत्सव है, इसमें वो शामिल हो। कोटा के किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये किसान 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को तहस नहस करने को लेकर नाराज हैं। ये किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालिमपुरा सुल्तानपुर में बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। इन किसानों ने आटा दाल भी धरना स्थल पर ही लाकर के रख लिया है। किसान धरना स्थल पर ही खाना बना रहे हैं और सर्द भरी रातें भी धरना स्थल पर ही गुजार रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया था। हालांकि समझाइश करने के लिए बुधवार को प्रशासन की ओर से दिगोद के तहसीलदार भरत यादव धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बहुत जल्द ही सकारात्मक परिणाम निकलने की बात कही थी, लेकिन किसान पुरानी दरों पर मुआवजा देने की लिखित गारंटी पर अड़ गए। अपने आंदोलन को सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए पूरी तहसीलों में ज्ञापन देंगे और सरकार को चेताएंगे, संबंधित कंपनियों को चेताएंगे कि जहाँ से भी किसानों का हक बनता है वो किसान का वाजिब पैसा किसान को मिले। भ्रष्ट अधिकारी कौन है, ये किसने जो है इसको साठ गांठ करके इस जो है एक किसान को मुआवजा दिलवा दिया, बाकी 138 किसानों के साथ में कुटारा घात किया, इसकी जांच होनी चाहिए। सहनशीलता और अहिंसात्मक रूप से जो कार्य कर रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है, प्रशासन एकदम बिल्कुल लापरवाह है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कमिश्नर संदेश नायक शुक्रवार को अजमेर पहुंचे और यहां उन्होंने अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर संदेश नायक ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अभय कमांड के जरिए शहर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभय कमांड की पहुंच को बढ़ाने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है और प्रदेश के सभी 7 संभागों में अभय कमांड को और ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कमांड सेंटर की पहुंच को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही तकनीक को अपग्रेड करने का भी काम किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर लाइन का भी काम चल रहा है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। सातों डिवीजन हेडक्वार्टर्स में अभय कमांड सेंटर्स काफ़ी बड़े लेवल पे हैं। यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी हम स्थापना स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा जो प्लान था इनिशियली, उसके अनुरूप जो कार्य हो रहे हैं उसके देखते हुए यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सपेंशन प्लान भी हम प्लान कर रहे हैं। पुलिस महकमा जल्द ही सभी अभय कमांड सेंटर पर अपनी क्षमता को दोगुनी करने जा रहा है, जिससे तीसरी आंख के जरिए हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा सके। डूंगरपुर जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ये आए दिन चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों ने पुलिस और लोगों की नाक में दम कर रखा है। डूंगरपुर में हर साल बढ़ती चोरी, लूट और नकबजनी की वारदातें पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रही हैं। डूंगरपुर जिले में साल 2020 के मुकाबले 2021 में जहां लूट की वारदातों में कमी दर्ज की गई, तो वहीं चोरी और नकबजनी की वारदातों में इजाफा हुआ है। एक ट्रेंड जो रहा है वो 2019 की तुलना में तो संपत्ति संबंधी अपराधों में ओवरऑल गिरावट है, 2020 की तुलना में बढ़ोतरी है वर्ष 2021 में, और ये बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 2019 से कंपेयर करें तो लगभग
250 मुकदमे संपत्ति संबंधी अपराधों के सभी हेड के दर्ज हुए हैं। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाएं चिंता का सबब बनी हुई हैं, लिहाजा इस पर एसपी ने भी चिंता जाहिर की है। बारां पुलिस ने अनोखे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह इको कारों से साइलेंसर चुराकर उनमें दूसरे साइलेंसर लगा देता था। ये गिरोह राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में वारदात को अंजाम देता था। बारां पुलिस को इसकी भनक तब लगी जब मंगरोल निवासी एक शख्स की कार का साइलेंसर चोरी कर उसकी जगह पर दूसरा साइलेंसर लगाने की शिकायत मिली। उसने सीसीटीवी खंगाला तो 24 जनवरी की रात कुछ शख्स कार का साइलेंसर खोलकर दूसरा साइलेंसर लगाते हुए नजर आए। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। चोरी की इस अनोखी वारदात का पर्दाफाश करने के लिए दर्जन भर पुलिसकर्मियों का दल बनाया गया। इस दल ने साइलेंसर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 5 पुराने इको कार के साइलेंसर खोलने के 2 पाने, 2 किलो प्लेटिनम धातु, वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त एक कार को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा इन शातिर चोरों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। 3 व्यक्ति इस प्रकरणों में गिरफ्तार किए हैं, आरिफ, माजिद और जुनेद। इनमें 2 दिल्ली के और 1 दूसरे। और ये तफ्तीश से और इनसे पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग गाड़ियों में पुराने जो गाड़ियों में लगे हुए नई गाड़ियों के साइलेंसर है उसको निकाल लेते हैं और पुराने साइलेंसर ले लेते हैं। भरतपुर पुलिस ने एक ऐसा शातिर चोर पकड़ा है जो कि फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर शादियों में से कन्यादान के पैसे उड़ा लेता था। इसको कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भरतपुर के भुसावर थाना इलाके का है। आरोपी पर इस तरह की ठगी के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नकली आईपीएस, एएसआई या पुलिस अधिकारी बनकर कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चंद्रशेखर सनोप एक रूप सिंह मीना है, निवासी मीनापुरा थाना भुसावर को उसको पकड़ा, जिसने इस चीज के लिए बताया कि ये मैं यहाँ आया था और मेरे द्वारा ही ये की गई है। उसने इन चीजों को पहचान भी लिया है। इसके खिलाफ बांदीकुई में, महुआ में, सलेमपुर में ऐसे ही मुकदमे हैं जहाँ पे कहीं एक आईएएस बन जाता है, कहीं कुछ और बन जाता है और फिर ये ऐसी घटनाएं करता है। अभी हमने इनको गिरफ्तार किया है और इससे इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये शातिर चोर पोस्ट ग्रेजुएट है। ये फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर शादियों में पहुंचता है और कन्यादान लिखने वालों के पास खड़ा हो जाता और उसे बातों में बहला फुसलाकर बैग लेकर फरार हो जाता। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में जल जीवन मिशन योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल देवखेड़ा ग्राम पंचायत के बाबरपुर विद्यालय में पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत 55,000 की लागत से बोरवेल खोदकर पानी की टंकी से जोड़ा जाना था। यही योजना ब्लॉक के 56 विद्यालयों के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन बाबरपुर विद्यालय में ग्राम पंचायत की ओर से न कोई काम करवाया गया और न ही अब तक इस योजना के तहत कोई भुगतान उठाया गया। जबकि पंचायत समिति द्वारा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें बाबरपुर समेत सभी 156 विद्यालयों में कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है और राशि समायोजित होना लिखा गया है। सरकार की तरफ से जल योजना निकली है, वो हमारे स्कूल के अंदर एक पैसे पर काम नहीं हुआ है और जो लिस्ट जारी करी है जो झूठी जारी करी है। जल जीवन मिशन योजना के तहत समर सेंशन हुई थी, वो समर यहाँ लगी नहीं है और उसके अलावा पानी की जो व्यवस्था की गई है हमने वो भामाशाहों से की गई है, चंदा लेके। उसके अलावा टंकी रखी गई है, टंकी भामाशाहों के तहत रखी गई है। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी राकेश सिंघल का कहना है कि पूरी सूची गलत नहीं है। हो सकता है 4-6 जगह गलती हुई हो, लेकिन फिर भी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने मिट्टी और प्लास्टिक के गमले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको ऐसा गमला दिखाने जा रहे हैं जो कि ऊन से बना हुआ है। इस गमले को घरों, छतों, बालकनी और मैदान में कहीं पर भी रखा जा सकता है। ये गमला ऊन का होने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कारगर है। इसकी मोटाई और साइज छोटी बड़ी की जा सकती है। इस ऊन के गमले की लागत भी काफी कम आती है। बाजार में जहां सीमेंट और प्लास्टिक का गमला 30 से 40 रुपए में मिलता है, वहीं ऊन का गमला 1.5 से 2 रुपए में तैयार हो जाता है। ये पहल डॉक्टर विनोद कदम ने की है।
जो कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। गमले के लिए प्लास्टिक यूज होता है, वो पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसकी जगह पे हम लोग देसी ऊन से बना हुआ एक गमले के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्लांट जर्मिनेशन बहुत बढ़िया रहता है और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बढ़िया पाई गई है। हालांकि ऊन से बने इन गमलों की अभी बाजार में उपलब्धता कम है। इसके लिए केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर ने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से एक उद्यमी को रजिस्टर किया है। वो इसकी कमर्शियल मार्केटिंग कर रहा है। कहते हैं प्रतिभा सुविधा की मोहताज नहीं होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे की रहने वाली पायलपुरी गोस्वामी ने। मजदूर की बेटी ने अपनी सोच से इंटरनेट नेटवर्किंग का एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जो राजसमंद जिला कौशल सेमिनार में अव्वल रहा है। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के तहत IT एवं ITs में कौशल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 19 स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिसमें देवगढ़ की बेटी पायलपुरी गोस्वामी ने स्कूल के साथ साथ पूरे मगरा क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए IT में पहला स्थान हासिल किया। नेटवर्किंग का मैंने मॉडल बनाया है। इसमें ये BSNL टावर है, ये RF है, ये RF से इस RF को कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक कंपनी है, बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो कंपनी का हमने इसको कंपनी नाम दिया। पायल 12वीं की छात्रा है और इनके पिता खाने का ठेला लगाते हैं। पायल ने इंटरनेट नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो कि पूरी तरह से वायरलेस है। इससे निर्बाध रूप से इंटरनेट सभी को मिल सकता है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के रहने वाले बेरीवाला परिवार की बेटी राधिका बेरीवाला ने CA फाइनल एग्जाम में ऑल इंडिया में टॉप किया है। फिलहाल परिवार सूरत में रहता है, लेकिन टॉपर राधिका बेरीवाला परिवार के एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू ही आई हैं, जहां पर खुशी का माहौल देखने को मिला। राधिका ने परिवार के सदस्यों के साथ केक काटकर टॉपर होने की खुशी मनाई और जमकर सेलिब्रेशन किया। नॉट एक्सपेक्टेड एज सच, बट मेहनत पूरी की थी। रिजल्ट तो अब देखना है, पर गिव योर 100%। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हमेशा हर चीज़ करके जानी है। बाद में वो आता है या नहीं वो देखा जाएगा। मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस था, मैं उसके हर पेपर की फीडबैक लेता हूँ हमेशा ये पेपर देने के बाद। अब आज भी इनको बच्चों को फिर भी ऐसा था कि फ़ोन आएगा नहीं आएगा। मैं सुबह से इनको बोल रहा था कि आज चेयरमैन सर का फ़ोन आएगा राधिका के मोबाइल पे, तो इसका फ़ोन फ्री रखना। राधिका के पिता चौथमल ने बताया कि उन्होंने बेटी पर कभी अपने सपनों को नहीं थोपा। बेटी ने जो करना चाहा है उसका साथ दिया। राजसमंद की शिवांगी ने धर्म की ऐसी लय पकड़ी कि महज 13 साल की उम्र में ही मोक्ष का मार्ग चुन लिया है। अब वो 17 फरवरी को ब्यावर में साध्वी की दीक्षा लेंगी। शिवांगी को 46 साधु और साध्वी दीक्षा दिलवाएंगे। शिवांगी लंबोड़ी की रहने वाली हैं। पिता अंकित गन्ना ज्वेलरी व्यवसायी हैं। 25 फरवरी 2009 को शिवांगी का जन्म हुआ था। अब 14वें जन्मदिन से 8 दिन पहले दीक्षा लेंगी। मैंने एकदम सोच समझकर अच्छे से निर्णय लेकर दीक्षा लेने का निर्णय किया। अमूमन जिस उम्र में बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, उस उम्र में मुमुक्षु शिवांगी गन्ना दीक्षा लेकर साध्वी बनने जा रही है। डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियां सशक्त होंगी तो समाज भी प्रगति कर सकता है। इसी सोच को लेकर दौसा के कलेक्टर ने एक नवाचार किया, जिसके तहत जिले में पढ़ने वाली 50 बच्चियों को काउंसलिंग विद कलेक्टर कार्यक्रम में बुलाया, जहां उनकी समस्या सुनी गई और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया गया। मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, फेल हुए हैं या कोई एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ें। दौसा का जिम्मा संभालने के बाद कलेक्टर चौधरी ने एक से एक नवाचार किए, जिसके तहत बच्चियों को सुरक्षित समाज देने के साथ ही उनके मन से डर को भगाना मकसद था। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ रहेगा। सबसे पहले बच्चियाँ क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनके सवाल क्या होंगे, उन सवालों के। कलेक्टर साहब से मिलकर न सिर्फ छात्राएं खुश हैं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है।
और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्ज़ाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटजीज बताई। बच्चियों के सवाल का कलेक्टर साहब ने खुद जवाब दिया तो बाकी अधिकारियों ने भी काउंसलिंग में शामिल छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर ने भी बच्चियों को भरोसा दिया है कि जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके प्रत्येक समस्या का समाधान कराया जाएगा ताकि हमारे जिले की बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही दौसा जिले में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि बाल लिंगानुपात भी बढ़ सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। पापा ने छोटी सी ये फैक्ट्री लगा रखी थी दिनों से, तो मैं उसी को चला के अपना खर्चा निकालती। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई नहीं करते। अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे घर को कौन संभालेगा, और बैंक में जो लोन है उसको भी भरना है। अच्छा, तो फिर उसको कौन? सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना? हो भी कैसे? खेलने, खाने और पढ़ने लिखने की उम्र में अगर सिर से पिता का साया उठ जाए, माँ डिप्रेशन में चली जाए, छोटे भाई का स्कूल छूट जाए, परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो जाए, तो अच्छों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन श्रीगंगानगर की 15 साल की रानी इन तमाम मुश्किलों का बड़ी बहादुरी से सामना कर रही है। पापा के साथ कैसा हुआ? कब हुआ ये हादसा? 5 महीने पहले पापा रोड पे जा रहे थे, जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो पापा की डेथ हुई। अच्छा, तो अब घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मैं। मुश्किलें तमाम हैं जिनका रानी बहुत बहादुरी से सामना कर रही है। कोई संस्था द्वारा या कोई सरकार के द्वारा मुझे मदद मिल जाए तो मेरा जो लोन है वो कम हो जाए या माफ हो जाए तो सही रहेगा। तो पढ़ाई नहीं करनी है? बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें एक भारी कमी ये है कि अगर आप ईमानदारी से पैसे चुकाना चाहते हो तो आपको पाई चुकानी पड़ेगी, आपकी चमड़ी तक उधार लेंगे। और अगर आप बेईमानी करना चाहते हो, बैंक करप्ट होना चाहते हो, तो बैंक आपको मूलधन में भी छूट कर देगा, ब्याज में छूट कर देगा और आपको हाथाजोड़ी भी करेगा और आपको दोबारा खूब सारा पैसा भी देगा। रानी को लोन चुकाने में रियायत की दरकार है ताकि वो अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके। ऐसे में पढ़ाई छोड़ चुकी रानी अब सरकार की ओर आस लगाए बैठी है कि उसके पिता के द्वारा लिए गए कर्ज में बैंक या सरकारी स्तर पर कुछ रियायत दी जाए ताकि वो मेहनत से अपने पिता के द्वारा लिए गए कर्ज को चुका सके, साथ ही अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ और राज्यों की खबरें। कहते हैं जहां चाहे वहां राह। आज हम आपको एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी पढ़ने की इच्छा को अभी तक जिंदा रखा है। वहीं वो आज कई गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। ये महिला महाराष्ट्र के पुणे की है। इस महिला का नाम है गुलनार। गुलनार पुणे के स्लम इलाकों में कई स्थानीय बच्चों को पढ़ाती हैं। खास बात यह है कि वे खुद भी कभी स्कूल नहीं गई। गुलनार को अपनी शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। स्कूल तो कभी गई नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे जब ये में थे, मैं छोटी थी, तो हमारे मोहल्ले में बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, गिने चुने, ज़्यादा करके सिर्फ लड़के ही जाते थे, लड़कियां नहीं जाते थे। हम अपने इमामबाड़े में मदरसा है खदीजतुल कुबरा, उसी में पढ़ते थे। गुलनार को पढ़ाने का शौक था और उन्होंने अपने कारवां की शुरुआत 4 बच्चों से की। गुलनार टीचर बनना चाहती हैं। अभी वो 12वीं की तैयारी कर रही है और इसके बाद टीचर का कोर्स करेंगी। घाटी में एक सैंड आर्टिस्ट कश्मीर की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और इसका नाम साहिल मंजूर है। साहिल मंजूर घाटी में सैंड आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसने सैंड आर्ट 2017 में शुरू किया था। साहिल मंजूर अपनी कला के माध्यम से कश्मीर की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। साहिल के पिता कारपेंटर हैं और उन्हें उनके पिता से ही इस कला की प्रेरणा मिली। चाहता हूँ अपने कश्मीर में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए ताकि आर्टिस्ट उभर आए, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा इनिशिएटिव हमने उठाया, तो उस हिसाब से हम आर्टिस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल मंजूर ने बीटेक किया है और वो बच्चों को भी सैंड आर्ट सिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए शनिवार यानी 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान के मुताबिक
दर्शकों को पहले से बुकिंग कराने पर ही गार्डन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। गार्डन देखने के लिए बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से कराई जा सकेगी। हालांकि इस दौरान मुगल गार्डन हर सोमवार को बंद रहेगा। 15 एकड़ में फैले इस मुगल गार्डन के लिए जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बगीचों और यहाँ तक कि भारत और फारस के लघु चित्रों से प्रेरणा ली गई है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन में इस साल आने पर लोगों को ट्यूलिप, मोगरा मोतिया, रजनीगंधा, बेला, रात की रानी, जूही, चंपा चमेली सहित कई प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुगल गार्डन में गुलाब गार्डन काफी आकर्षित करेगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में लंबे समय बाद इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच 2 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। इन मैचों के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज लखनऊ में 24 फरवरी से होगा। धर्मशाला में शाम 7 बजे से होने वाले मैचों में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस बारे में कोविड स्थितियों को देखते हुए बाद में विचार किया जा सकता है। बारिश के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 12 फरवरी को खनियारा स्थित मंदिर में हवन और पूजा की जाएगी, ताकि मैच के दौरान बारिश बाधा नहीं बने। बिहार में पूर्णिया के लाल राजीव राज की कूची आड़ी तिरछी चलती जा रही है और सफेद कैनवास पर रंगों का अनूठा संसार सजता जा रहा है। राजीव राज की तुलिका बिना थके और बिना रुके रंगों में डूब रही है। राजीव राज की कूची ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर में रंग भर इतिहास रच दिया है। जी हां, पूर्णिया के सपूत राजीव राज के हाथों से बनी वाजपेयी जी की इसी तस्वीर को इस साल के प्रतिष्ठित लिम्का बुक में जगह मिली है, जो किसी सम्मान से कम नहीं है। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में मैंने बनाया था और सबसे बड़ी बात है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 मंजिली इमारत के बराबर ये पेंटिंग है और लगभग इसको अगर स्क्वायर फीट में देखें तो 1406 स्क्वायर फीट। बहुत अच्छी। क्या कहेंगे बेटा? बेटा को कहूँगा रत्न अवार्ड उसको मिला है। मेरा बेटा अनमोल है और उसमें आपका जो है रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी माध्यम से, और ये तो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। लिम्का बुक हम लोग तो सोच रहे थे जो गिनीज बुक में भी इसका नाम आ जाए। रांची के युवा रंग बिरंगे टेडी बियर के जरिए दिल का हाल सुनाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तभी तो वैलेंटाइन वीक पर टेडी बियर की बिक्री कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हवा में टंगे लाल पीले टेडी बियर, प्यार का पैगाम सुनने वाले टेडी बियर और गरीबों का पेट भरने वाले टेडी बियर। मौसम प्यार का है तो ये रंग बिरंगे टेडी बियर कुछ ज्यादा ही डिमांड में है। किसी को अपने दिल का हाल सुनाना है तो किसी को पुराने रिश्तों में नया रंग भरना है। ये खामोश टेडी बियर बिना कहे हर किसी की बात कह जाते हैं। तभी तो इन दिनों ये प्यारे दुलारे टेडी बियर का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जिसे देखो वही टेडी बियर के बहाने प्यार बांट रहा है। ये कोमल मुलायम मासूम पतले भला किसे प्यारे नहीं लगते। छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे ही सॉफ्ट टॉय से दिल बहलाते हैं, लेकिन जब बात इश्क की हो तो एक दूजे के प्यार में डूबे प्रेमी जोड़ों के लिए ये टेडी बियर बेहद खास बन जाते हैं। एक साथ 49 सैटेलाइट अमेरिका के फ्लोरिडा से छोड़े गए थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट फाल्कन 9 इन्हें केनेडी स्पेस सेंटर से लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा था, लेकिन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की स्पेसएक्स की टाइमिंग गड़बड़ा गई। जब स्पेसएक्स का रॉकेट उड़ा उससे पहले सूरज की सतह पर एक तूफान भी उठा। तूफान से निकली ताकतवर गैसें तेजी से धरती की तरफ आ रही थी। सौर तूफान का ऐसा असर हुआ कि 49 में से 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ उल्कापिंड जैसी चीज धरती की तरफ बढ़ती दिखी। दावा है कि एलन मस्क के 40 सैटेलाइट में से एक है जिसका मलबा पृथ्वी की तरफ बढ़ता दिखा। स्पेसएक्स ने खुद ट्वीट कर इस खबर पर मुहर लगाई कि उनके 40 सैटेलाइट सौर तूफान में नष्ट हो गए, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा किसी तरह का खतरा नहीं बनेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए ये 49 सैटेलाइट एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थे।
चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दंड